Here order matters in a discrete order of a number of things or objects. ये दोनों एक ही चीज है. Things लिखो या objects लिखो. Taken some or all at a time. At a time. एक साथ लेकर के. Let for example देखो कैसे समझ पाओगे. For example, let A, B, C are three students of your class. Three students whose name starts A. First student, name of first student starts with A. Name of second student starts with B. And name of third student starts with C. A, B, C. Here is a question. How many ways we can arrange two students as first and second position? इसी एग्जामिनेशन में तीन बच्चों में ही फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को डिटरमाइन करना है. सर एक बार फिर समझा दीजिए ना. किसको? सर पूरा परम्यूटेशन को. ये डिफिनीशन समझाने के बाद फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. ये समझा रहे हैं ना, इसके बाद फिर एक बार बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा. अभी देखो समझो, रटने से थोड़े होगा. यहाँ समझो, इसके बाद फिर आप ऑटोमेटिक समझ जाएगी अपने. देखो यहाँ, लेट ए बी सी आर थ्री स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. आई वांट टू अरेंज टू स्टूडेंट्स आउट ऑफ थ्री स्टूडेंट्स एज फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन. तो एनीबॉडी के तीन स्टूडेंट्स है, उसमें फर्स्ट और सेकंड रैंक को हम सिलेक्ट कर अरेंज करना चाहते हैं कि तीनों में फर्स्ट और सेकंड कौन होगा. मतलब यहाँ n इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और r इज इक्वल टू 2. मतलब 2 ऑब्जेक्ट समथिंग, मतलब देखो 2 मतलब नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है और 2 को एक साथ लेकर अरेंज करना चाह रहे हैं. तो टोटल 3 और हम चाहते हैं 2 को एक साथ अरेंज करना है ना. टोटल को भी ले सकते हो, देखो सम और ऑल कहते हैं. 3 में 3 भी ले सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट और सेकंड पोजीशन लेना चाह रहे हैं दोनों में. तो देखिए, तो इट मे बी अरेंज एज ए फर्स्ट हो सकता है, बी सेकंड. फर्स्ट होगा, बी सेकंड. ठीक है. तुम में से कोई कह सकते हो नहीं सर, आप में से कोई कह सकते हैं कि नहीं सर ये आपका सर जो है सो विश्वास से गलत है, कंसेप्ट गलत है. सर बी फर्स्ट हो सकता है, ए सेकेंड, या बी फर्स्ट होगा, सी सेकेंड. तुम कहती हो. इसके बाद कहता है नहीं सर ये भी गलत बोल रही है, आप भी गलत बोल रहे हैं. सी हो सकता है फर्स्ट और ए हो सकता है सेकेंड, या सी फर्स्ट बी सेकेंड. इसके अलावा कोई लड़का नहीं कर सकता है, इसके अलावा संभव नहीं है. सो दीज आर द अरेंजमेंट which are 6 arrangements for of 3 students taken to at a time as first and second position. तो यहाँ हियर ऑर्डर मैटर, यहाँ पोजीशन के ऑर्डर क्या है. यहाँ देखो इतना समझ में आ रहा होगा. अरेंजमेंट का मतलब, अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन. अरेंजमेंट का 3 नाम है. परम्यूटेशन को इट कैन बी नोन एज पर अरेंजमेंट ऑल्सो, इट कैन बी नोन एज नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द थिंग्स ऑल्सो. तो कहीं भी रहेगा फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ द थिंग्स, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द थिंग्स. तो तीन, ऑल द 3 वर्ड्स आर द सेम. एक्सक्यूज मी सर, सेम मीनिंग. हाँ सर जरा बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा, आप बोल दीजिएगा, मैं लिख लूंगा. बोर्ड क्लियर नहीं है सर? हाँ अब हुआ है सर, अब हुआ. हाँ सर मेरा तो बोर्ड ही नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैक है मेरा स्क्रीन.
ब्लैक आ रहा है नेटवर्क डिस्टर्बेंस बहुत। तो वहाँ ठीक है, नहीं सर, बोर्ड है क्लियर। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है बोर्ड। हाँ ठीक है। आप लोग जो है सो थोड़ा अपना मोबाइल पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गड़बड़ होता तो हर एक स्टूडेंट का होता है। अच्छा समझिए, यहाँ मैंने कह रहा था कि परम्यूटेशन में ऑर्डर बहुत जरूरी है। ऑर्डर, हाँ, इन परम्यूटेशन ऑर्डर मैटर, ऑर्डर पर ध्यान देना है। अब आप पूछेंगे इसमें ऑर्डर क्या है सर, तो इसमें ऑर्डर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है, देखो लिख दिए हैं। ए जो है फर्स्ट पोजीशन पर है, बी सेकंड, ए फर्स्ट है, सी सेकंड, ए बी फर्स्ट है, ए सेकंड, बी फर्स्ट है, सी सेकंड, इसमें सी फर्स्ट है और ए सेकंड पोजीशन पर है, और लास्ट में सी फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन किया और ए सेकंड पोजीशन। तो इस तरह से वी कैन अरेंज two things out of three things, two things taken at a time out of three things by 6 different ways। मतलब 3 में से 2 चीजों को, है ना, with paying attention to the order we can arrange और we can find number of arrangement 6। ये क्या है? number of the arrangements of n different things, तीनों different है, taken 2 at a time। यही है इसमें, देखो आप समझ में आएगा। पूछ रहे थे परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है, इसी को कहते हैं अरेंजमेंट। अरेंज कर कहते हो कि अरेंज करो, किस चीज को देते हैं, अरेंज कर दो जी, किताब को अरेंज कर दो, पेन को अरेंज कर दो, अरेंज होकर बैठो, सीरियल रोल नंबर से बैठो जी, अरेंज करो। एग्जाम में होता ना रोल नंबर से बैठना है, तो उसी को अरेंजमेंट कहते हैं। तो वहाँ ऑर्डर हो गया रोल नंबर, यहाँ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। तो परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है इन डिफिनिट ऑर्डर है। ऑर्डर यहाँ क्या है? फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। और फिर नंबर ऑफ थिंग्स, कितने थिंग्स है? 3। टेकन सम, तो इसमें हम 2 ही लिए हैं, और ऑल भी ले सकते हैं, एट ए टाइम एक साथ 2-2 लेकर बनाए हैं, है ना। तो परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order of a number of things taken some or all at a time। आप समझ में, डिफिनेशन आप समझ में आया होगा। अब देखो इसमें देखो तो समझो तो, अरेंजमेंट जो है ए बी, अगर हम ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते हैं तो बोथ आर द सेम, दोनों है ना सेम, ए बी और बी ए, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की बात नहीं है। तो ए बी और बी ए तो दोनों सेम है। इसी सिमिलरली ए सी एंड सी ए, इफ वी डू नॉट पे अटेंशन टू ऑर्डर देन बोथ द रिमेन्स आर द सेम। इफ वी डू नॉट पे अटेंशन टू द ऑर्डर देन द अरेंजमेंट बी सी एज वेल एज सी ए विल बी द सेम। दस क्या हो गया? ए बी, बी सी और ए सी और बी सी, ये 3 हो गए। तो इसी को कहेंगे कॉम्बिनेशन। देखो उधर जो चैप्टर बता रहे हैं कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं। तो ये क्या होगा? कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन, ये हो गया, इसको कहेंगे सिलेक्शन। इज ए सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन। तो दोनों में अंतर क्या है? कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम लोग इंटरव्यू बोर्ड में हम रहते हैं, पूछते हैं टीचर से कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, न बता पाता है। इस स्कूल में पढ़ाते, इस स्कूल में। तो देखो यहाँ परम्यूटेशन is an arrangement in which order matter, whereas combination is a selection, it is not arrangement in which order does not matter। इसमें ऑर्डर की कोई मतलब नहीं है, तो सिलेक्शन हो गया, है ना। जैसे पीटी टीचर आता है, कहता है कि 2 बच्चे आ जाइए जी बाहर, तो उसमें ऑर्डर कहाँ कहता है कि फर्स्ट बच्चा और सेकंड बच्चा हो, कोई 2 को चले जाओ। ये हम कहते हैं रब द ब्लैक बोर्ड एनी ऑफ 2 स्टूडेंट सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच। तो 2 में से कोई आ सकता है, ये नहीं कि ये आएगा तब फिर ये आएगा। तो इसमें ऑर्डर नहीं है, इसमें ऑर्डर है। यही दोनों पर ध्यान देना है। दैट इज इफ पे अटेंशन दैट इन परम्यूटेशन ऑर्डर मैटर, इन परम्यूटेशन ऑर्डर मैटर वेयर एज इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसमें ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें ऑर्डर बहुत जरूरी है ना।
तो इसी को अरेंजमेंट कहते हैं। रेंज मतलब विथ ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर है फर्स्ट सेकंड पोजीशन। और ये तो सिलेक्ट कर लिया, 2 बच्चों को सिलेक्ट करके भेज दिया, 2 बच्चा आओ जी, चलो पीटी वाला बुला रहा है। दोनों में आप समझ में अब आ रहा होगा समझ में। हाँ, ये दोनों में एक साथ अंतर बता दिया। अब देखो बढ़िया समझ लेना, इसमें ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर नहीं, बस 2 ही चीज। अब रहेगा कि ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर NPR, यह रहेगा फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ इन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। एक ही चीज दोनों रहेगा। तो टू फाइंड द, इसके बाद वाला इधर जो दिया है ना वो एक ही साथ उसके साथ ही बता देंगे, इसी का यूज उधर है। तो डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला या परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। Permutations when all objects are distinct. थ्योरम में देखो, थ्योरम करके बता रहा है। थ्योरम फर्स्ट, the number of permutations of in different things का है, ऑब्जेक्ट्स का है, एक चीज taken are at a time। taken are at a time where r का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n greater than 0 and the objects do not repeat। do not repeat is n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 r plus 1 which is denoted by NPR, या ऐसे ही लिखता है PNR, लेकिन इसी को हम प्रीफर करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, देखो इसको पढ़ो, ये जो लिखा हुआ है ना इसी में समाहित है, इसी में कंटेंट है। इट मीन्स नंबर ऑफ परम्यूटेशन, देखो वहां जो बोलेंगे ना वहां डायरेक्ट रहता है होगा। इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम देन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड। ये जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, पहला ही तो डिस्टिंक्ट कर दिया, रिपीटेशन तो होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी लिख दिया है। क्या है इसका मतलब, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, ये निकाले जा रहे हैं। इसी को कहेंगे, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर NPR, है ना, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर NPR। तो या इसी को क्या कहेंगे, क्वेश्चन में क्या रहेगा, ऑब्टेन। हाँ सर बोलो, क्वेश्चन फिर से समझा देना, नहीं समझ पाया। ये थ्योरम क्या कह रहा है, फाइंड करने जा रहे हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन। NPR का मतलब समझो,
क्या इसका मतलब है? ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर एनपीआर। एनपीआर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो एनपीआर दैट इज ए प्रूफ कर, ऐसे भी रहेगा, दैट इज टू प्रूव, तीन तरह से पूछ सकता है, दैट इज टू प्रूव एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर द सेम। देखो ऐसे ही पूछ सकता है, ये वाला ही पूछेगा, ये वाला ही पूछेगा, तीनों एक ही चीज है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन, इसका मतलब सीधे इसका मीनिंग समझो ना, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, पी से परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, एन डिस्टिंक्ट थिंग्स, ये रिपीटेशन नहीं, अलग अलग डिस्टिंक्ट थिंग्स है ना। जैसे अभी 3 बच्चे डिस्टिंक्ट लिए थे, उसमें से 2 को लेकर अरेंज किए थे फर्स्ट सेकंड पोजीशन, तो वहाँ 3 था ना, तो वह एन को डिनोट कर रहा था 3, और 2 जो लिए थे 2 एक था, तो आर डिनोट कर रहा था। तो नंबर, इसका मतलब है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, ये फाइंड करने जा रहे हैं। या इसी को पूछेगा टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर एनपीआर, दैट इज, या कहेगा टू प्रूव दैट एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, है ना। क्या वेयर ए कंडीशन वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू एन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं। तीनों एक ही चीज है। क्या है? तीनों एक ही चीज है। क्या बताने जा रहे हैं? देखो यहाँ, टू प्रूव एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, वेयर आर इज कंडीशन है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीनों एक ही चीज है, लेकिन दिस फॉर्मूला इज मच मोर कन्वीनियंट। यहाँ जो इक्वल टू नहीं लिखा था, उसका फॉर्मूला वहीं तक था जो लिखे थे, इसका मतलब यहाँ तक होता एन पी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2, इस तरह से कितना एन माइनस आर प्लस 1, यहाँ तक ये सब चीज, यहाँ तक था, जो पहला पेज में था। इसका फिर ही जो आगे बढ़ेंगे तो उसको अलग लिखने से कोई माने मतलब नहीं, ये रहेगा तो ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन इक्वल टू क्यों होगा इसको भी प्रूफ बताएंगे। पहले इस फॉर्मूला को डिराइव कर लो। देखो, लेट मान रहे कि फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट वैकेंट प्लेस, इसको सेकेंड वैकेंट प्लेस लिखते हैं, इसको थर्ड वैकेंट प्लेस, इसको आरएस वैकेंट प्लेस। इट मीन्स क्या बताए थे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, दोनों कर सकते हो, या नंबर ऑफ बेस, तीनों बात बोल सकते हो, ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ, ठीक से थोड़ा ध्यान से सुनो, 11th में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ध्यान से सुनेगा तो सबसे इजी कर देंगे, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ, पी है ठीक से लिखना, number of permutations of n different things taken are at a time। क्या है? number of permutations of n different things taken are at a time। P है ना, P for permutation, the number of permutations of n symbol ठीक से लिखना, इंटू नहीं है, n p यहाँ आ रहे से, P for permutation, the number of permutations of n distinct things in different things taken are at a time is the same
The number of permutations of n different things taken are at a time is the same as number of ways by which are vacant places. और चीज को ले करके इसमें से लेना है, जैसे 3 कैसे था उसमें 2 लिए थे, तो n में से r अगर चीज एक साथ लेकर के r ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम अगर अरेंजमेंट बनाते हैं तो दैट इज द सेम एज नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच आर प्लेसेस मे बी फिल्ड अप बाय n डिफरेंट थिंग्स, दोनों सेम होगा। क्या बोल रहे हैं फिर से सुनो, नंबर ऑफ permutations of n different things taken r at a time is the same as number of ways by which are vacant places can be filled up by n different things, दोनों सेम है। तो r प्लेस को n डिफरेंट थिंग्स आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्लेस को कितने बेस से फिलअप कर सकते हैं, इसका बोलो तो नंबर ऑफ बेस कितने बेस से फिलअप होगा, फर्स्ट प्लेस को कितने बेस से फिलअप होगा ये वाला, n ways है ना? Yes, sir. n ways. After filling the first place by any of the n objects, n objects में से किसी एक ऑब्जेक्ट से इसको फिलअप करने के बाद we have left how many objects? कितना बचेगा? हाँ, तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय n-1 ways, होगा ना? And Yes, after filling up the first and second places, we have left how many objects? n-2 ways. हाँ, n-2. The third places can be filled up by n-2 ways. Similarly, the RF place can be filled up by, ये कितने बेस से भराएगा बोलिए? n-r+1 बेस। कैसे होगा से देखो यहाँ, समझो नहीं समझ रहा होगा, ये देखो ये n बेज है ना, तो इसको लिख सकते हो ना कि n-1+1, ये तो कट ही गया, इसको लिख सकते हो n-2, सेकेंड है तो 2 लगा रहे हैं और +1 कर दे रहे हैं, एक ही चीज है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, n-3+1 वेज, एक ही चीज है, देखो ना, +1 कीजिएगा तो -2 हो गया, इसलिए कि इसको कनेक्ट 3 से कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, इसीलिए और आखिर कैसे लिख देंगे, तो RF प्लेस है तो देखो यहाँ थर्ड लिखे थे n-r+1 किए, सेकंड तो n-2, सेकंड के चलते +1, और फर्स्ट लिए थे n-1+1, है ना, +1 है, +1 क्यों कर रहे हैं? +1 जनरल फॉर, ये कैसे ला, इसको समझाने के लिए, ये अंतर नहीं पड़ रहा है, ये समझाने के लिए कि RF वैकेंट प्लेस को भरने का कितने वेज है, दैट इज वाई हाउ मेनी वेज करेंगे तो अंतर क्या पड़ेगा इस, हाँ n-r अंतर पड़ेगा नहीं तो +1 करेंगे क्यों? अंतर पड़ रहा है क्या, देखो तो n-2 लिखो नहीं चाहे सर, बोल रहे जब n-3 अंतर नहीं पड़ेगा सर, जब अंतर नहीं पड़ेगा +1 क्यों करेंगे? हाँ, इसीलिए कि RF प्लेस कैसे फाइंड करोगे कि भाई हाउ मेनी बेज RF प्लेस कैन बी फिल्ड अप, ये डायरेक्ट लिख देंगे तो समझ में आएगा, यस, ये किसी को नहीं आता कि कैसे हुआ, अब ये समझा नीचे वाला तो सब समझ गया होगा कि n-r RF प्लेस है, RF वैकेंट प्लेस n-r कर दीजिए, एक ऐड कीजिए, थर्ड है तो n में से 3 घटा दीजिए, एक ऐड कीजिए, सेकंड n-2+1, फर्स्ट n-1+1, ये ऐसा इसलिए किया कि एक कैसे हुआ इसको समझाने के लिए, ना 1 लाख बार बोलेंगे ना समझ में आया कैसे हुआ, अब समझ गया होगा, ठीक है। पूछते रहता ना कि RF प्लेस का ही कैसे लिख दिए, कभी समझ में नहीं आता, ना किताब में ऐसा समझाया हुआ है, किसी भी किताब में, समझ गया इतना। अब बाय द मैथमेटिकल, बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, नाउ by the fundamental principle of counting, fundamental principle of counting we have, देखिए तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा,
the required number of ways to fill up all the are vacant places at a time will be given by। कैसे लिखेगा? NPR तो लिखाता ही है, तो फर्स्ट प्लेस को n बेस से किए थे, इसके बाद सेकंड को n-1 तो n-2, इसके बाद r वाला कितना होगा n-r+1 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से होगा। फर्स्ट प्लेस को n बेस से किए थे, सेकंड को आफ्टर फिलिंग अप फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय n-1 वेज। आफ्टर फिलिंग अप फर्स्ट टू प्लेसेस any one of the ways, after filling up the first and second by any one of the ways of n into n-1 ways, इतने बेज में से किसी एक बेज से फर्स्ट सेकंड को फिलअप करने के बाद थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय n-2 वेज एंड द लास्ट वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय n-1 वेज, है ना। तो ये आर फैक्टर तक था, 1 2 3 आर लास्ट आर फैक्टर तक है। तो ये उस थ्योरम में इतने बता रहा था जो थ्योरम फर्स्ट लिखे थे। अब देखो इसको क्या करते हैं, अब इसमें इंटू 1 से घटाते हैं, ऊपर नीचे इंटू करो तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिखो दिस इम्प्लाइज NPR इज इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 इंटू n-3 तक लिखे थे, 2 तक 3 तक लिखे थे, रहने दो। इस तरह से n- कितना r+1, और इधर हम सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से एक एक माइनस करते हैं, n-r फिर n-r-1, इस तरह से एक एक माइनस करते जाइए, कहाँ तक? अप टू 1 तक। तो ऊपर अगर डिनोमिनेटर में इंटू किए हैं यहाँ से, तो नीचे भी उतना सप्लाई करना होगा कि नहीं करना होगा? तो यहाँ से कीजिए n-r, फिर इससे कम n-r-1, फिर एक कम करते जाइए, फिर इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हो। ये तो यहाँ तक समझ गया ना? यहाँ तक तो समझ गया होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल से, जो वैकेंट प्लेस सर एक बार फिर से बताइए ना सर। कहाँ सर, से second समझा step कि नीचे नहीं? से, हाँ सर। स्टेप बताइए हाँ सर। ये समझ गया ना, ये वाला यस सर। ये समझ में आ गया। हाँ आ गया। तो ये वाला देखिए, यहाँ तक यही लिखे हैं, देखिए है ना सेम। अब ऊपर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ के बाद देखो, इतना से इंटू ऊपर भी किए और यही चीज नीचे लिखे हैं सेम, कोई दूसरा चीज नहीं है, सेम लिखा हुआ है। तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो सेम चीज से इंटू कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। नहीं, जैसे 2/5 है तो 3/3 ना लिख सकता है ऐसे, क्या अंतर पड़ेगा? ये तो काटिए जाएगा, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ से देखो एक कम किए हैं, है ना, ये सब एक एक कम किया हुआ है देखो, और यहाँ से 1 माइनस किए हैं, तो n-r+1 में 1 माइनस करो तो n-r, इसमें 1 माइनस करो तो n-r-1, फिर इसके बाद होता है n-r-2 होता ना। इस तरह से कम से एक घटाते घटाते लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आ जाएगा, और उसी पे वही चीज यहाँ भी लिख दिए हैं, 1 तक आ जाएगा। एक स्टेप और लिखना चाहते तो लिखो, इससे एक और कम करो, n-r-2, इस तरह से 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ और लिख सकते हो n-r-2, और यहाँ लिख सकते हो कितना 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो तो 1 से लेकर कहाँ तक? 1 तक। तो क्या कल बताया था फैक्टोरियल नोटेशन? फैक्टोरियल डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो n से कहाँ तक है? लगातार 1 तक का सब प्रोडक्ट है। हाँ, तो इट कैन बी टेन फैक्टोरियल n, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में? n-r से लगातार कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट है 1 तक, है ना। तो इसको लिख सकते हो, इस पर फैक्टोरियल लगा दीजिए, फैक्टोरियल n-r,
है ना। हेंस NPR is equal to factorial n by factorial n minus r. This is much more convenient formula than this. इसको इस जरूरत नहीं है, जिससे ये much more convenient है। हाँ समझ में? यस बोलो सर। जल्दी। हाँ आ जाएगा, केवल स्टेप देखते जाइएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ तो संभव मत समझना, श्योर समझ में आएगा। केवल आपका क्या ध्यान से सुनना है और ना आएगा इमीडिएट पूछते जाना। सर वो नीचे वाला नहीं समझ आया। ये वाला आंसर एक हो से जाए। लगातार ऐसे लिखते ना बेटा, फैक्टोरियल 5, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 1 से लगातार 5 तक ऐसे करो, चाहे ऐसे लिखो। वहां से डाउन करते करते 1 देखो लगातार डिक्रीज होते जा रहा है। तो n से लेके 1 तक प्रोडक्ट है, तो फैक्टोरियल n लगा दिया, इस पर लगा दिया। इसी सिमिलरली नीचे है, यहाँ से लगातार एक एक माइनस 1 तक, मतलब नीचे n-1 से लगातार नंबर है प्रोडक्ट ऑफ, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है यहाँ से, तो n-r लगा दिया नीचे। तो यही चिन्ह है NPR इज इक्वल टू इतना, हेंस NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-r। इसी को बता रहे थे ना कि ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर NPR, यही फॉर्मूला है। यहाँ n रिपीटेशन नहीं है, सब n डिफरेंट थिंग्स है ना। परम्यूटेशन फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में करने के लिए, डिनोट करने के लिए इतना सप्लाई किया ऊपर, और जब ऊपर इतना सप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? देखो फैक्टोरियल नोटेशन में लिखने के लिए, तो पूरा रिजल्ट होगा तब समझ में आएगा कि वो ऐसा सर क्यों किए। अब आ गया एग्जाम समझ में? करने के लिए आएगा। देखो ये सब वो ऐसा टीचर तुमको बताता होगा जिसको उसको आता ना होगा, ये ना आएगा एग्जाम में, ही नहीं आएगा तो आएगा क्या? सिलेबस में है कि क्वेश्चन है सिलेबस में क्या? तो बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर। ये ने पढ़ाई होगी तो पढ़ाई का क्वेश्चन में है, तो आपको केवल मोर प्रैक्टिस के लिए उतना क्वेश्चन बता देते हैं। मेन यही सिलेबस में है। साउंड नॉलेज Yes, sir. चाहिए आपको। परीक्षा से क्या मतलब है? परीक्षा ही योग्यता हो गई, यही परीक्षा पास करने 11 12 जीवन में। साइंटिस्ट बनना है तुमको, बड़ा बड़ा इंजीनियर बनना है, तो ये जब बेसिक नहीं समझेगी तो ये कहाँ से आ गया जी? ना आता तो खाली फार्मूला यूज कर दें, फार्मूला पता नहीं चलेगा। अब इससे क्या होगा कि आप बढ़िया से एवरीबॉडी अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया से समझ गया कि आखिरी फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, और ये दैट विल रिमेन योर माइंड फॉरएवर, ये कभी आपके दिमाग से भूलेगा नहीं। जैसे देखो कहीं आप जाते हो, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, किसी को देखते हो और उसको दोबारा अगर आता है स्कूल में तो लगता होगा, कहता होगा आपस में कि सर इसको देखे हैं कहीं। लेकिन आप कहीं आप फैमिली यहाँ चले जाओ, किसी परिवार यहाँ, तो कभी भी देखते हो अचानक भी मार्केट में तो पहचान लेते हो कि ये मेरा भाई, तेरा भाई, अपना भाई है। क्यों? बिकॉज यू विल हैविंग वेल फेमिलियर विथ हिम और हर, उससे आप पूरी तरह से परिचित हैं, इसीलिए नहीं भूलते हैं। कोई बच्चा कोई चीज क्यों भूलता है? इसीलिए कि उसके बारे में सही फेमिलियर नहीं हो, सही जानकारी नहीं है। तो अगर सही जानकारी होगा तो दैट विल रिमेन योर माइंड फॉरएवर। अब आपके समझ में आ जाए क्यों ऐसे होता है, ये रियल चीज है। और कोई क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि वो कैसे हुआ, तो ये कैसे डरा के उसी के आधार पर कोई क्वेश्चन बना ले, इसीलिए बताना जरूरी है। आता है ना आता है तो छोटी छोटी बात कोई टीचर सिखा दिया होगा, ये नहीं आता है तो उसे नहीं बनता है, उसको नहीं आता है, इज अनएबल टू एक्सप्लेन दैट। आया क्यों जरूरी है? तो आता है ना आता है सब भूल जाओ, परीक्षा से मतलब है। तो हमको तो आसान होता है, केवल फॉर्मूला से क्वेश्चन बता देते हैं, हम तो सब जानते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा जिंदगी भर, अभी न समझे तो आगे कौन समझाएगा? कोचिंग सेंटर में समझाएगा, एक